हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसका नेम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर बायसिंग। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने पांचों टाइप की ट्रांजिस्टर बायसिंग आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। उसके सबके डेरिवेशन मैंने आपको करा दिए हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ रही है, अभी फर्स्ट ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी वीडियो नहीं आ रही है। बेटा निश्चिंत हो जाइए, आपकी वीडियो भी आने लगेंगी। बीच में मैं क्या है क्रम से बना के हम चल रहे हैं, यानी कि एक सीरियल मतलब बिल्कुल हमारा जो सीरियल है वो ब्रेक ना हो, क्योंकि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, बायसिंग आ जाती है बीजेटी में। तो इसलिए मैंने उनका पार्ट यहाँ पर ही कंप्लीट करा दिया ताकि एक सीरियल से सारी चीज़ें चलती रहें। फिर उसके बाद हम इसके बाद इस लेक्चर के बाद जस्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, एफईटी स्टार्ट करेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर एंड मॉसफेट पढ़ेंगे। दोनों ही ईयर में है, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी दोनों स्टूडेंट उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो आज का लेक्चर रहने वाला है ये और हमारा केवल सेकंड ईयर के लिए रहने वाला है, तो इस वाले लेक्चर पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट ही फोकस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल या एक बायसिंग का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। पांचों डेरिवेशन मैंने करा दिए हैं। आज मैं सभी बायसिंग के ऊपर एक एक दो न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताया करें वीडियो कैसा लगा। और कोई सजेशन या फीडबैक होता है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। बाकी पीडीएफ आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा उसका मैंने वीडियो बना ही दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का। विजिबल है ना सारी चीज़ें? एक चीज़ एक सेकंड में देख लेता हूँ, कलर दिख रहा है ना सब? ठीक है। क्या है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर बायसिंग, जिसके अंदर सबसे पहला न्यूमेरिकल है। मैं बायसिंग के सीरियल के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसे सबसे पहले फिक्स बायसिंग हमने पढ़ी तो फिक्स बायसिंग का न्यूमेरिकल, देन उसके बाद हमने एमीटर रेसिस्टर बायसिंग या मॉडिफाइड फिक्स बायसिंग पढ़ी तो उसका न्यूमेरिकल, देन उसके बाद हमने कलेक्टर टू बेस पढ़ी तो उसका न्यूमेरिकल। इस तरह से हम चलेंगे, एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ कराता हुआ चलूंगा और एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको एज ए होमवर्क देता हुआ चलूंगा या एज ए प्रैक्टिस में देता चलूंगा। ठीक है, उसके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा और आप उसको करके देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है पहला ही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, फॉर द गिवन फिगर फाइंड द फॉलोइंग विद बीटा इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, ये वाली वैल्यू बीटा इक्वल्स टू कितना है, 75 है। बस ये ध्यान रखना है। मेन यहाँ पर क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वैल्यू ऑफ बेस करंट। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, बेस करंट हमें फाइंड करना है, कलेक्टर करंट हमें फाइंड करना है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फाइंड करना है और स्टेबिलिटी फैक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं, इनको कर लेते हैं एक एक करके सॉल्व। डायग्राम हमें ये दिया हुआ है। अब देखो, अगर उसने यहाँ पर दे दिया कि फिक्स्ड बायसिंग का है या काहे का है तो हम देख के कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं दिया है, नहीं दिया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को देख के पहचानेंगे कि कौन सी बायसिंग का डायग्राम है। तो नहीं देख के पहचान पा रहे तो छोड़ो। अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करने के यहाँ पर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि हमें सारे बायसिंग के डायग्राम जो भी डायग्राम है हमें याद है और उस डायग्राम को देख के हम पहचान लेते हैं कि कौन सी बायसिंग है। और हमें बायसिंग का अगर पता चल जाता है या लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, उनको बायसिंग के जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं हम उनको वहां से यूज करते हैं और अपना डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके अपने कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पांच बायसिंग है, पांचों बायसिंग के अलग अलग न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं। तो उनमें क्या होता है कि फॉर्मूले मिक्सअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं फॉर्मूलों पर बिलीव नहीं करता। दूसरा मेथड क्या होता है हमारा, जैसे हमने डेरिवेशन किए वैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो, फिर चाहे वो कोई सी भी बायसिंग का क्यों ना हो। ठीक है ना? अगर मैं उस वाली बायसिंग की बात करूं जो हम आगे पढ़ेंगे, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, उसका हमें अलग से पता चल जाता है। लेकिन बाकी जो भी बायसिंग है, कोई सी बायसिंग हो, हमें उससे मैटर नहीं करता। जैसे हमने किया, इनपुट साइड के वेल अप्लाई करो, आउटपुट साइड के वेल अप्लाई करो और सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन के फॉर्म में, तो उससे भी हमारे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही आते हैं, सेम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही हमें फॉर्मूले रटने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं वन बाय वन, देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं जरा कुछ यहाँ पर पार्टीशंस कर लेता हूँ जिससे मैं इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल मेरा यहीं पर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे एक और पीपीटी ऐड करके वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए
अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले में क्या करना है, वैल्यू ऑफ बेस करंट निकालनी है। तो बेस करंट देखो, अब इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर जो बायसिंग करते हैं वो होती है डीसी बायसिंग। तो आपको कैपेसिटर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जब ये वाली बायसिंग पढ़ाई थी उस टाइम पर भी मैंने बताया था, बायसिंग को लेकर कैपेसिटर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, कोई डाउट नहीं रखना है दिमाग में। कैपेसिटर अगर डायग्राम में है तो कैपेसिटर को नेग्लेक्ट करके बाकी पूरा डायग्राम देखो, और बाकी पूरे डायग्राम पर अपना जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करो। चाहे तो इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाले जो है ना, ये वाले ये जो हमारे हैं ये कैपेसिटर यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से, बस ये हट गए। अब मेरा सर्किट जो है वो ये वाला बचा है। तो इस चाहो तो इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें फॉर्मूले नहीं पता, मुझे तो याद नहीं है, ना ही मैं याद करता बायसिंग के फॉर्मूले। क्यों नहीं याद करता, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं होती न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बायसिंग के फॉर्मूलों की। फिर क्या करता हूँ, बाकी टर्म्स मुझे पता होती हैं, चीज़ें मुझे पता होती हैं, और कैसे हम डेरिवेशन हमने किया था वो हमें पता होता है, वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, आई बी फाइंड करना है सबसे पहले, देन उसके बाद आई सी। तो आई बी हम डेरिवेशन में फाइंड करते थे पहले, फिर उसके बाद आई सी फाइंड कर लेते थे बीटा आई बी से। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई इनपुट साइड केवल अप्लाई करेंगे, और जब केवल अप्लाई करेंगे, देखो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और कुछ वैल्यू को मैं कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ले रहा हूँ, हो सकता है आप 3 डिजिट्स तक ले लो या पूरी वैल्यू ले लो, तो माइनर सा डिफरेंस आंसर में आ सकता है। तो आपको उसे लेके टेंशन में नहीं आना कि मेरा आंसर अलग है और आपका आंसर अलग है, इस तरीके से। कहीं कहीं पर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर मेरे पास ना तो सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर दिया, उसने ये बोला ही नहीं है कि सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है या जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है, ना ही उसने यहाँ पर कहीं दिया। तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रांजिस्टर को हो सकता है 0.7 मान लूँ, यानी सिलिकॉन का मान के भी कर सकता हूँ, वो भी सही रहेगा। एज्यूम कर लूँगा उसको कि VBE जो है वो 0.7 वोल्ट होगा, या मैं उसको नेगलेक्ट भी करके चल सकता हूँ, जीरो भी करके चल सकता हूँ। तो दोनों ही तरीके से सही होगा, और जो अलग अलग दोनों तरीके से अलग अलग करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक है, तो इसका लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो अप्लाई करते हैं इनपुट साइड केवल। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या करना है, अप्लाई KVL एट पुट साइड। क्या बनेगा, VCC। पहले तो उसी फॉर्म में बना लो जो है VCC, वैल्यू मत लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, फॉर्मूला बन जाएगा जब अप्लाई कर देना। VCC इक्वल टू कितना हो जाएगा, IB इंटू RB प्लस यहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो कौन सी होती है, VBE बेस एमीटर वोल्टेज, और यहाँ पर जो होती है VC कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, तो कितना हो गया, IB RB प्लस VBE। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, बताओ आप, इस 0.7 इसको मानूं या नेगलेक्ट करके चलूँ, बताओ आप क्या करना है। मैं नेगलेक्ट कर लेता हूँ इसको। नेगलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे क्यों कर रहा हूँ उसे नेगलेक्ट। नेगलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और ना ही यहाँ पर मेंशन किया कि उसने 0.7 लेना है, 0.6 लेना है या नेगलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं लिखा। तो आप चाहो तो यूज़ कर लो, 0.7 यूज़ कर लेना वहाँ पर, और चाहो तो छोड़ दो। मैं यहाँ पर VB को नेगलेक्ट करूँगा तो मेरा यहाँ से IB इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा अगर मैं बनाऊँ बात यहाँ पर, तो VCC अपॉन कितना हो जाएगा, RB। अब मैं डेरिवेशन को पूरा डिटेल में यहाँ पर नहीं समझाने वाला, ना ही आपको यहाँ पर करना है। अगर डेरिवेशन समझना है तो डेरिवेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो उसमें ऐसे ज़्यादा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स नहीं ओपन करके बताने, डायरेक्ट कीजिएगा डेरिवेशन, जिससे जल्दी आप फॉर्मूला ले पाए। तो कितना हो गया, IB इक्वल टू यहाँ से देखो VCC तो ये हो गया, और अपॉन में RB इधर चला गया। इसको मैंने नेगलेक्ट करके क्या कर लिया, इसको मैंने नेगलेक्ट कर लिया 0। VCC अपॉन RB हो गया। VCC कितना गिवन है, 20 गिवन है। और जरा इनकी यूनिट का बड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे, कहीं पर किलो ओम होगा कहीं पर ओम होगा, तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। RB कितना है, 20 किलो ओम है, वो सॉरी 200 किलो ओम है, तो 200 किलो ओम है, तो ये मैंने वोल्ट में लिया है ना VCC वोल्ट में, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 200 इंटू 10⁻3। मैंने इसको भी ओम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो कितना है मेरा, 20 और 20 अपॉन 200, 20 अपॉन 200, तो 0.1 आ गया, और इंटू नीचे 10⁻3 है, तो इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो -3 हो जाएगी। तो कितना आया मेरा यहाँ पर, 0.1 इंटू 10⁻3। तो ये क्या आ गई, एम्पियर में करंट आ गई, और -3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, IB इक्वल टू कितना है, 0.1 मिली एम्पियर, क्योंकि मिली में क्या होता है, 10⁻³ होती है। तो IB की मेरी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, मेरा पहला आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, और मुझे पहला आंसर यहाँ पर लिख देना है। ये मेरा पहला आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है ना,
क्लियर होगी बात, समझ में आ गई यहाँ पर। अब आगे क्या करना है इसमें हमें, चलिए आगे देख लेते हैं इसको। देखो चाहे आप मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कहीं से कहीं तक भी, क्यों मिली एम्पियर में लिया ना मैंने 0.1 इंटू 10 टू द पावर कितना है -3 है। तो चाहो तो आप इसे 0.001 करके 10 टू द पावर -6 भी कर सकते हो, तो इसके माइक्रो एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सॉरी मतलब 3 इधर शिफ्ट करके 1 2 3 यानी कि 100 हो जाएगा। 100 माइक्रो एम्पियर भी ये हो सकता है अगर करना चाहो तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नहीं करना चाहते तो ऐसी मिली एम्पियर में लिखो, कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, आई बी निकालना है। नाउ आगे क्या करेंगे, आई बी, क्योंकि कलेक्टर करंट में निकालना है तो क्या लिखेंगे, नाउ आई सी इक्वल टू कितना होता है, बीटा आई बी। क्या बीटा गिवन है, हाँ सर बीटा गिवन है 75। तो वैल्यू पुट करो 75 मल्टीप्लाई विथ क्या, ये जो आई बी की वैल्यू आई कितनी आई है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो 0.1 ही रहने दो। और मैं हर कैलकुलेशन करके देखता हूँ, आप भी करके देख लिया करो एक बार, ठीक है, चाहे पता हो लेकिन फिर भी। 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो आई सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7.3 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, मिली एम्पियर ही लिख दिया। और मेरा दूसरा आंसर भी यहाँ पर आ गया। देखो कितने इजी न्यूमेरिकल ऐसे मत समझना कि मैंने इजी न्यूमेरिकल लिया, नहीं, ऐसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे एग्जाम में, इतने इजी इजी एकदम बहुत आसान आसान, ठीक है क्लियर। तो ये 7.5 मिली एम्पियर हो गया यहाँ पर। अब अगला जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। अब कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज हम कहाँ से लेते हैं, आउटपुट साइड से लेते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट साइड हम क्या करेंगे, केवल अप्लाई कर देंगे। तो जब अप्लाई केवल करेंगे हम वहां पर, तो क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाई केवीएल एट आउटपुट साइड। आउटपुट साइड केवल अप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनती है, वीसीसी इक्वल टू आई सी इंटू आर सी प्लस बीसीई, बस यहीं तक है ना, प्लस बीसी, और बस आगे तो नीचे ग्राउंड है ना। तो वीसी यहाँ से कितना हो जाएगा, वीसीई इक्वल टू वीसीसी माइनस आई सी इंटू आर सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। वीसीसी की वैल्यू कितनी है 20 गिवन है, और माइनस आईसी की वैल्यू कितनी लिखी है हमने 7.3। डियर स्टूडेंट्स एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दीबाजी में कि मैं बोल रहा हूँ सही और लिख रहा हूँ गलत, या कैलकुलेशन में मुझसे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है, अक्सर हो जाती है मेरे से, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे माइंड नहीं करना है आप, मैं बोल रहा हूँ अपने आप से करके जरूर देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस मैं आपको पूरा बता ही रहा हूँ, वो बिल्कुल ओके मिलेगा आपको, ठीक है। तो 20 माइनस 7.3, और आरसी की वैल्यू कितनी, आरसी की है 800 ओम। अब ये 7.3 क्या है, ये मिली एम्पियर में है, ठीक है ना। तो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना है 800 ओम है, तो 800 ओम को मैं 800 ओम में लूँगा। मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, चलो ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड रुको, 20, या बल्कि से नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ आएगा नहीं सही से प्रॉपर, ठीक है। कितना है ये 20 माइनस क्या है, आईसी की वैल्यू कितनी है 7.3, 7.3 आएगा ना, ये 7.5 है। देखो मैं क्या बोल रहा था, 7.5 था ना ये 7.3 लिख दिया मैंने, 7.5 था, मैं यही बात बोल रहा हूँ अभी। देखो ऐसे ही इस तरह से मिस्टेक हो जाती है, और हो सकता है कि आपसे भी एग्जाम में हो जाए, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 7.5 इंटू 0.1 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर 7.3 लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ भी लिया हो, पकड़ भी लिया होगा, और कमेंट भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। कमेंट ना करके इन चीज़ों का आप क्या करें, अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दें, ठीक है। 7.5 इंटू 10 मिली एम्पियर हो गया, तो यहाँ पर फिर से मैं इसको 7.5 कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 7.5 इंटू मिली एम्पियर है, तो 10 टू द पावर -3, और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर आरसी, आरसी की वैल्यू कितनी है 800। तो जरा इनको मल्टीप्लाई करो 800 को 7.5 से, 600 हो गया, ये 6000 सॉरी, ठीक है ना, 6000 हो गया। और ये कितना है हमारा 6000 और 10 टू द पावर -3, तो ये 6 हो जाएगा। तो यानी कि इस सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है मेरा 20 माइनस 6 आ रहा है यहाँ पर। और जब 6 को मैं माइनस करूँगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा मेरा 14 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, टोटल वीसी जो बना मेरा यहाँ पर, ये कितना बना 14 वोल्ट आ गया है मेरा। एक और आंसर आ चुका है जो मुझे निकालना था, थर्ड, ठीक है, ये थर्ड आंसर आ चुका है। इनको चाहे तो नंबरिंग कर लो, यहाँ पर ये पहला चल रहा था हमारा, ठीक है,
पहला आंसर आ गया, ये दूसरा हो गया हमारा, ये दूसरा आंसर हो गया और ये तीसरा हो गया हमारा, ठीक है ना। ये 3 हमने कर चुके हैं, तीसरे का आंसर ये हो गया। अब हमें करना है स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर वैसे तो आपको ये नॉर्मल याद ही होगा, ये किसका है हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर मैं बोलूँ ये सर्किट किसका है, फिक्स बायसिंग का, और फिक्स बायसिंग का बीटा प्लस 1 होता है, तो यानी कि 76 यहाँ से आसानी से बहुत आराम से आ जाएगा आपका क्या है स्टेबिलिटी फैक्टर। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये बायसिंग कौन सी है। तो बायसिंग नहीं पता तो आप देखेंगे यहाँ पर आई भी था ना, ये आई भी, यहाँ पर हमने इसको नेगलेक्ट किया, बाकी तो कुछ और नहीं किया ना, तो इसको नेगलेक्ट किया, तो इसको हम माइनस VCC माइनस VB अपॉन RB लिखेंगे, और जब उसे IC के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करनी नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर करें, थोड़ा सा दिमाग अपने दिमाग में चला लें, रफ में करके देख लें, यहाँ से 0 बन रहा है, तो यानी कि ये वही वाली बायसिंग है 1 प्लस बीटा वाली, यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। अब हमने यहाँ से क्या देख लिया, ऐसे ही देख लिया कि ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये 0 बनेगा, तो ये 0 हो जाएगी टर्म पूरी, तो ये वाली टर्म 0 होगी, तो 1 प्लस बीटा अपॉन 1 यानी कि क्या बनेगा, बस 1 प्लस बीटा बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट जब हमें सॉल्व करना है स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर, तो स्टेबिलिटी फैक्टर में S इक्वल टू कितना लिखते हैं हम, 1 प्लस बीटा लिखते हैं, और यहाँ पर देखा मैंने 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 75 दी हुई है, तो S इक्वल टू कितना आ गया, 76 आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है, जो लास्ट वाला मुझसे पूछा है फोर्थ वाला, और ये ही बस स्टेबिलिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती थी, उसको हम 76 लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी वे में मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर, और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, और अगर सच में समझ में आया है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, फिर दोस्तों को शेयर भी जरूर, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। चलिए स्टूडेंट्स, अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अगले न्यूमेरिकल की। देखो ये न्यूमेरिकल क्या है, ये आपका होमवर्क है, मैंने एक जो करा दिया है ये उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, उसी बायसिंग पर, ये आपका क्या होमवर्क है। ये भी देखो फिक्स बायसिंग पर है, इसको अपने आप से कोशिश करना, इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, देखो ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करना, तो ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया सर, IC कॉमा VC हम फाइंड कर ले, और IC फाइंड करना है तो IB भी फाइंड करना होगा, तो वही तीनों टर्म होगी पीछे वाली, और स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर फाइंड करना है। तो जब आप फाइंड करेंगे तो IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर आएगी, IC की वैल्यू 1 मिली एम्पियर आएगी, VC की वैल्यू 4 वोल्ट आएगी, और स्टेबिलिटी फैक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, 101। ये माइनस एरो है ये, ठीक है, 101, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं, तो आप इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इन आंसर्स को मैच कीजिएगा जरूर, ठीक है। और मैच हो जाए बिल्कुल सही आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, कोई आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, तो मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द गिवन फिगर फाइंड द फॉलोइंग विद बीटा इक्वल्स टू 80। इस बार जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 80 है, ध्यान रखेंगे। एंड VBE भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 0.7 वोल्ट। तो क्या क्या फाइंड करना है, बेस करंट, फिर से वही कलेक्टर करंट, फिर कलेक्टर टू एमीटर करंट, वोल्टेज एंड स्टेबिलिटी फैक्टर। तो इनमें सारी चीजें निकल जाती हैं, तो इसलिए मैंने सारी चीजें लगभग सब में पूछ ली है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम। इसमें डायग्राम दिया हुआ देख के पता चल रहा है यहाँ पर कौन सी बायसिंग है। यहाँ पर वैसे अगर हम देखें तो मुझे पता चल गया कलेक्टर टू बेस, नहीं सॉरी कलेक्टर टू बेस नहीं है, तो देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैं हो गया था। कलेक्टर टू बेस जो होगी ना वो यहाँ से जुड़ी हुई होगी, यहाँ पर इस तरीके से, ये भी इसी टर्मिनल पर जोड़ दिया कंफ्यूज करने के लिए, अभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता, ठीक है, लेकिन मैंने पकड़ लिया एकदम बात। यहाँ पर एमीटर लगा हुआ, एमीटर रेसिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये कौन सी है, मॉडिफाइड फिक्स बायसिंग या एमीटर रेसिस्टर बायसिंग, मुझे पता है, लेकिन मुझे फॉर्मूले याद नहीं है। तो याद नहीं है तो फिर कैसे करूँगा मैं, वही मेथड अप्लाई करेंगे, इनपुट साइड केवल आउटपुट साइड केवल, तो हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए मैं इसको जरा पार्टीशन कर लेता हूँ इसके, ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाता है, थोड़ा सा सेपरेट हो जाती हैं चीज़ें, और क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है, और एक ही PPT पे, जैसे एक ही उस पर पिछले उस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, एक ही जगह पर हो जाता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा क्वेश्चन में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी कि इतना लेंथी वीडियो बना दिया। अब मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, मैंने पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाया है आपको। क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL एट इनपुट साइड, जरा अप्लाई करो इन KVL इनपुट साइड, तो कितना हो जाएगा, VCC इक्वल टू
IBRB प्लस VBE प्लस IERE। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा IE हो जाएगा, यहाँ पर ये IE हो गया, यहाँ पर मैंने IB मान लिया, सर्किट को मॉडिफाई कर लिया करो, यहाँ पर IC मान लिया, ये वोल्टेज VB हो गया और ये वाला वोल्टेज जो है ये कितना हो गया VC। ठीक है डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं आ रही है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मेरा चश्मा छूट गया इस टाइम पर, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो चलिए हमें करना क्या है, हमें क्या क्या गिवन है इसमें, हमें RC गिवन है, ठीक है, RB गिवन है, RE गिवन है और VCC गिवन है। बस हमें इतनी सारी वोल्टेजेस और करंट यहाँ पर रेसिस्टर यहाँ पर गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से IC फाइंड करना है। तो IC फाइंड करने के लिए हम यहाँ से IB फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर दो अननोन टर्म है हमारे पास, एक तो IB है, एक I। तो क्या हम IB और I फाइंड कर सकते हैं, मतलब IB तो फाइंड करना ही है चलो यहाँ से, लेकिन IB तो नहीं गिवन है ना, तो इस I को हम IB की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और बीटा वाली फॉर्म में ले लें, बीटा में दिया हुआ है। तो क्या होता है, I की जगह पर 1 प्लस बीटा इंटू IB हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, IB RB जैसे हमने डेरिवेशन में भी किया था, VB नेगलेक्ट नहीं करेंगे इस बार क्योंकि गिवन है, प्लस 1 प्लस बीटा RE। IB छोड़ दिया मैंने यहाँ से, IB RE। अब देखो यहाँ से IB मैंने कॉमन लिया, तो IB मैंने जब कॉमन लिया यहाँ से बना RB प्लस 1 प्लस बीटा RE और प्लस के VBE। ये किसके इक्वल है, VCC के। तो यहाँ से जब मैंने IB कैलकुलेट किया, IB लिया, तो IB कितना हो गया, VCC माइनस VBE अपॉन में कितना आ जाएगा, RB प्लस 1 प्लस बीटा RE। कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो आपको बड़े ध्यान से समझ के अच्छे से कैलकुलेशन करनी है, मुझसे भी अक्सर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। VCC कितना गिवन है, 25 वोल्ट गिवन है, तो 25 लिख लिया, माइनस VB कितना गिवन है, 0.7 लिख लिया, 0.7 वोल्ट लिख लिया, वोल्ट लिखनी जरूरत नहीं है, दोनों वोल्ट में ही है। अपॉन में RB की वैल्यू कितनी है, 180 किलो में, तो 180 इंटू 10⁻³ लिख लिया, प्लस 1 प्लस बीटा यानी कि 81 हो जाएगा, 81 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या है, RE की वैल्यू कितनी है, 200 ओम। तो इनको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे बताओ। ऊपर तो 25 में से जब मैंने माइनस किया 0.7 वोल्ट, 0.7 है ना, 0.7 तो 24 तो क्या वैल्यू बनी यहाँ पर, 24.3। तो ये बना, विजिबल है ना यहाँ तक, तो हाँ विजिबल है, या मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड वेट करो, ठीक है ना, अब नीचे तक विजिबल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 180 इंटू 10⁻³ और ये कितना हो गया, पहले तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास, या इसको ऐसे लिख लेता हूँ अभी, 180 इंटू 10⁻³ प्लस क्या है ये, 81 मल्टीप्लाई विथ 200। ठीक है, ये हो गया 16200 और इक्वल टू की ये कितना है, 24.3, और अपॉन में इसको जब मैंने ऐड किया, ये तो हो गया मेरे पास, और मैंने इसमें ऐड किया 180 और 123, क्या 180 है ना, 180 इंटू 10⁻³ कितना है, 3 है, तो ये हो गया मेरा 196,200। अब इसको मैंने क्या करा, 24.3 को इससे डिवाइड किया, 24.3 डिवाइडेड बाय आंसर, तो मेरा आया यहाँ पर 1.23 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.23 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेशन करके देखो आपका भी IB यही आ रहा है क्या, तो IB की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, IB इक्वल टू मेरा कितना है यहाँ पर 1.238 करके इस तरह से आ रहा है। तो इतना ज़्यादा मतलब जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही मैं लिख लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻⁴ मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी आप चेंज कर सकते हैं, 3 पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो माइक्रो एम्पियर में हो जाएगा, इसको पीछे लेके आएंगे तो मिली एम्पियर में हो जाएगा। तो 0.12
इंटू 10⁻³ हो जाएगा, या उसे हम मिली एम्पेयर में भी लिख सकते हैं, या मैं इसको मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि 0.123 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, या इसे 1.123 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। तो IB की वैल्यू आ गई। तो हमें बेस करंट फाइंड करनी थी यहाँ पर, तो हमने बेस करंट यहाँ पर फाइंड कर लिए। तो हमारा पहला आंसर, ये पहला वाला हमारा पॉइंट था, पहला वाला जो IB हो गया, अगर मैं इसे मिली एम्पियर में लिखूँ तो 0.123 मिली एम्पियर में मेरा ये आंसर आ गया है। इसको आप एक बार मैच जरूर कर लेंगे अपने आप से भी, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला जो है मेरा, सेकंड वाले में क्या करना है, IC की वैल्यू फाइंड करनी। तो IC इक्वल्स टू कितना होता है, बीटा IB, और बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 0.123 इंटू 10⁻³ तो जरा IC की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 80 मल्टीप्लाई विद 0.123 9.84 मिली एम्पियर, 9.84 मिली एम्पियर। 10⁻³ है तो मैंने 10⁻³ में रख लिया। 9.84 या 9.9 के अप्रॉक्स आपकी भी आ रही होगी, अगर आप एग्जैक्ट पूरी वैल्यू ले लेंगे ना, जैसे मैंने पूरी इसमें थोड़ी 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक लिया, तो हो सकता है कि आप पूरी ले लें, तो इसमें 9.9 तक के आसपास आ सकता है, और वो बिल्कुल सही होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की। तो आपको भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा IC भी यहाँ पर आ गया है, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज यानी कि अप्लाई करना है, कि थर्ड पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, अप्लाई KVL एट आउटपुट साइड। आउटपुट साइड KVL अप्लाई करूँगा, बस एक इक्वेशन लिखूंगा, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला जो बन जाएगा उससे वो लिखूंगा। VCC अब तो आप सीख ही गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस IERE। तो मेरे पास IE तो है नहीं IE तो मेरे पास है नहीं, तो इसकी जगह पर मैं IC मान लूँ। IE ऑलमोस्ट इक्वल टू IC होता है ना, क्योंकि IB तो बहुत स्मॉल करंट होती है, तो उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो 9.8 मिली एम्पियर है, ये 0.1 मिली एम्पियर है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी जगह पर IB प्लस IC लिख लेंगे, तो उससे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, और मैं केवल IC मान लूंगा तो उससे आंसर थोड़ा सा यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर VCE फाइंड कर रहा हूँ। तो VCE फाइंड करेंगे, चलो देखो कितना आएगा। मैंने लिखा VCE इक्वल टू VCC माइनस IC, यहाँ IC से मान के IC कॉमन ले लिया, RC प्लस RE मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितनी होगी, ये तो 20 है, 25 है सॉरी, 25 माइनस IC की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, 9.8, 9.84 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में, इसलिए RC की वैल्यू कितनी है, RC है 820 ओम, 820 हो गया, प्लस RE कितना है 200 ओम, दोनों ओम में, तो बस मैंने ऐसे लिख लिए। तो जरा देखो ये कितना है, 820 प्लस 200, ये हो गया 1020, और मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, 9.84 से, तो ये आ गया, इतना आ गया है। अब इसे जो आंसर आया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसमें से, लेकिन इसमें भी 10⁻³ भी है, ठीक है। तो करना क्या होगा इसे हमें, अब यहाँ से चलो ये हमने ले लिया 25 माइनस आंसर इंटू 10⁻³ तो आ रहा है 14.96 के आसपास आ रहा है। मेरा जो आंसर आ रहा है 14.96 के अप्रॉक्स आ रहा है पूरा, 14.96। तो हो सकता है कि आपका 15 के अप्रॉक्स हो, तो 15 के अप्रॉक्स जो आंसर है ना बिल्कुल सही होगा, कोई इशू नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रही हैं, इसमें एग्जैक्ट आएंगे भी नहीं, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन आपका मेथड पूरा ओके होना चाहिए। बाकी पॉइंट के कुछ हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले रहे हैं, हो सकता है 3 डिजिट तक ले, 4 डिजिट तक लें, या मैंने 9.9 कर लिया होता है इसको, तो 9.9 के अकॉर्डिंग आंसर दूसरा बन जाता। तो 14.96 यानी कि अगर 15 के अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ओके है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर भी फाइंड करना है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जब हम निकालेंगे तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इतना सा स्पेस है, हमने यहाँ पर क्या किया था, आई को जो, अब देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, S = 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। तो क्या बनेगा जरा फॉर्मूला देखो स्टेबिलिटी फैक्टर का, S =
ये कर रहा हूं मैं फोर्थ पॉइंट अब। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर में क्या होता है, देखो बनेगा क्या, यहीं से बन जाएगा। कैसे, इसको मैं क्या मानूंगा, आई को आई बी प्लस आई सी मानूंगा। तो आई सी के साथ में क्या आएगा, आर ई आएगा। तो आई सी के साथ में आर ई आएगा, तो यानी ये ऊपर तो आर ई आएगा। आई सी वाली टर्म में जब हम वो करेंगे, क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट लेंगे डी आई बी अपॉन डी आई सी, तो ऊपर तो आर सी आर ई आ जाएगा। ठीक है, आर ई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई सी के साथ में। और अपॉन में क्या होगा, आई बी के साथ में आर ई होगा और आर बी होगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा, वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर बन जाएगा आर ई अपॉन आर, कौन सा इधर, बी प्लस आर ई, ये बन जाएगा। देखो मैंने ऐसे ही बना दिया स्टेबिलिटी, मुझे याद नहीं है फॉर्मूला, लेकिन मैंने इसी इक्वेशन से बना दिया डायरेक्ट, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से ये वाली जो है। कैसे, आई की जगह पर आई बी प्लस आई सी रखा, और आई बी प्लस आई सी रखा, तो आई बी वाले में कॉमन ले लेते हैं हम, आर हमने आई बी कॉमन ले लिया, तो आर बी हो जाएगा, यहाँ से आर ई आ जाएगा, और आई सी वाली टर्म में क्या आएगा हमारा, आर ई आएगा ऊपर। तो आर ई यहाँ पर होगा, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का बनेगा, और ये बन जाएगा। आप देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, यही बनेगा। ठीक है, तो जब ये वाली वैल्यू है तो मैंने लिख लिया फॉर्मूला, वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा क्या है, आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। जरा ये वाली वैल्यूज पुट करो इसमें। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 80, तो ऊपर तो हो गया 81, या चलो 1 प्लस 80 लिख लेता हूँ अभी इस वाले में। फिर 1 प्लस 80, और यहाँ पर क्या बनेगा, यही है मेन कैलकुलेशन की जड़ बस, आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। तो आर ई की वैल्यू तो 200 है, तो चलो 200 ले लिया हमने, अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू है सर 180 किलो ओम, तो 180 इंटू 10⁻³ लिख लिया, प्लस आर ई की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पर भी 200। बात समझ में आ गई। अब जरा इसको सॉल्व करो, 180 इंटू 10⁻³ और प्लस करना है इसमें 200 प्लस किया तो ये आ गया। अब इसे 200 को डिवाइड करना है, तो 200 डिवाइडेड बाय आंसर ये आ गया। तो 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर मल्टीप्लाई कितना हो गया, 80 हो गया, तो ये आ गया। इसमें 1 ऐड कर देना है, प्लस का 1 ऐड कर देना, तो ये आ गया। इसको 81 से डिवाइड कर, 81 को इससे डिवाइड कर देना है, तो 81 डिवाइडेड बाय आंसर, तो 74.39 आ गया। तो स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू कितना आ रहा है, 74.39, यानी कि 75 के अप्रॉक्सीमेट है। तो आप भी क्या करेंगे इसी तरह से, देखो मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, और मैं आशा करता हूँ कि आप पे कैलकुलेशन इस तरह से कैलसी से करनी आती होगी। आप सेकंड ईयर में हैं, क्योंकि सेकंड ईयर वाले पढ़ रहे हैं बायसिंग, तो मैं ये मानकर यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आपको ये जो कैलकुलेशन मैंने जैसे कर ली पूरी एक साथ ही एक ही जगह पर, तो ये आपको भी आती होगी। आप करेंगे और आंसर जरूर मैच करेंगे, और सही यही आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, 75 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम एज इट इज लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। हमने यहाँ पर ये एमीटर रजिस्टर बायसिंग का कर लिया है, ये होमवर्क है आपके लिए एक और फिर से। ठीक है, होमवर्क में क्या है, ये बिल्कुल एज इट इज एमीटर, देखो इसमें वैल्यू नहीं लिखी तो डरना नहीं है, क्योंकि वैल्यू इसमें दी हुई है। आरबी की वैल्यू कितनी है, 400 किलो ओम, तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 400 किलो ओम। और क्या दिया हुआ है, आरसी 2 किलो ओम, ये वाला कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 किलो ओम रेसिस्टेंस। और आर ई कितना है 1 किलो ओम, ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये 1 किलो ओम गिवन है। और क्या है, वीसीसी 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट गिवन है। और बीटा जो दिया हुआ है वो कितना है, बीटा इक्वल्स टू 100 है। ठीक है, ये सारी वैल्यू दी है, तो घबराना नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है आपको। ठीक है, अब इसमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है बस। तो बहुत इजीली आप करेंगे इस डायग्राम से, और आंसर ये रहा, आई बी करोगे तो ये रहा आई बी, आई सी करोगे तो आई सी ये रहा, और वी सी तो वी सी ये रहा। ठीक है, करिएगा इसको ट्राई, मैं जहाँ तक मानता हूँ आप बहुत अच्छे सही करेंगे और आंसर भी मैच करेंगे बिल्कुल। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड बायसिंग पे, इसमें फिर से वही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ये कलेक्टर टू बेस बायसिंग का यहाँ पर डेरिवेशन, सॉरी वो है हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं अब वन बाय वन। अब मुझे ज़रा ये बताओ, क्या मैं फॉर्मूला लेके करूँ ये वाला क्वेश्चन, या फिर सीधा क्या करूँ बताओ, जैसे करता हुआ आ रहा हूँ डेरिवेशन की फॉर्म में उसी फॉर्मेट में करूँ, जैसा आप बोलोगे मैं तो वैसे ही बता दूंगा, आप बताओ कैसा चाहते हो। ठीक।
ठीक है, बताइएगा आप कैसे चाह रहे हैं, जैसे आप चाहेंगे मैं तो वैसे ही करा दूंगा। अगर आप फॉर्मूले से चाहें तो फॉर्मूले मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले मुझे याद नहीं है, ना ही मैं याद करता हूँ। क्यों नहीं याद करता? क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो आप वैसे चाहें तो वैसे मैं कर लूँगा। चलिए मैं फॉर्मूले ले लेता हूँ यहाँ पर, इस बार इस वाले क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। या चलो अगला वाला जो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का, उसको हम फॉर्मूले से कर लेंगे। क्या बताओ, डेरिवेशन की फॉर्म में करूँ? डेरिवेशन की फॉर्म में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आंसर सही आता है उसमें भी। मतलब उसमें हमें फॉर्मूले लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलो इसको मैं फॉर्मूले के बेस पर ही कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे, मैंने जो कराए थे आपको। चलो इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। एक तो आई बी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन। एक तो हमें आई बी फाइंड करना है। पहले जब इस तरह से करो ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी, या वैसे तो ये देख लिया करो गिवन क्या क्या, लिख लिया करो गिवन। करने का तरीका ये है, गिवन क्या क्या है देखो यहाँ पर। पीसीसी गिवन है, एक तो कितना है 10 वोल्ट। आरसी गिवन है 10 किलो ओम। और आर, ये आरसी देखो, ये भी आरसी लिखा, ये आरसी लिखा, ये आर बी होगा, इसे आर बी कर लीजिए। सॉरी, ये आर बी होगा और ये आर सी होगा, ठीक है। ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये हो गया हमारा आर बी कितना 100 किलो ओम, 100 किलो ओम। आर सी 10 किलो ओम। बीटा और गिवन है, बीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर 100, और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं अगर आई बी की वैल्यू फाइंड करूँ, आई बी कितना होता है हमारा कलेक्टर टू बेस वाइसिंग में, वी सी सी माइनस वी बी, वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस बीटा आर सी। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलने लग जाएंगे इस फॉर्मूले को लिखते ही कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है, ये तो आपने बताया ही नहीं था डेरिवेशन में। बेटा जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, उसको अगर आप मॉडिफाई करोगे, जो बीटा हमारा मल्टीप्लाई में होता है, उसे जब नीचे लेके जाओगे तो कुछ यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। एक बार करके देखना, अगर नहीं होगा तो बता देना कमेंट करके, या मैं फिर डेरिवेशन की फॉर्म में ही कर लूँ, फिर ज़्यादा बेटर है। फिर मेरा जो फॉर्मूला बनेगा एग्जैक्ट वही वाला ले लूँ फिर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाया, जो फॉर्मूला आपने बना रखा है उसको देखिएगा, मॉडिफाई कीजिएगा। बीटा है ना, और यहाँ पर क्या हमारा 1 प्लस बीटा होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, बीटा के अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं वो, तो कहीं कहीं पर तो इसलिए बीटा भी लिख लेते हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू 100 है, और 100 और 101 में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए हम 100 ही मान लेते हैं। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर बात समझना, इसलिए हम इसे बीटा ही लिख लेते हैं यहाँ पर। अब वी बी क्यों लिखा हमने, क्योंकि वी बी तो यहाँ पर गिवन है, तो वी बी को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर लेंगे, तो वी बी को हम यहाँ से 0 मान लेंगे। और वी सी सी की वैल्यू देखो हमने लिखी है कितनी है, 10 माइनस 0 अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी हमने लिखी है 100 किलो ओम, 100 इंटू 10⁻³ और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 100 है, और मल्टीप्लाई आर सी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻³ अब जरा देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 100⁻³ यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसे ऐड कर लो इसमें, 10 1 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया 11, और 5 टाइम्स 0 ऊपर 10 है, तो 10 को जब हम डिवाइड करेंगे इससे आंसर से, तो ये आ गया 9.09 इंटू 10⁻⁻6। तो आई बी की वैल्यू जो आई यहाँ से इसे सॉल्व करके 9.09 इंटू 10⁻⁻6, या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 9.09, या 9 भी मान सकता हूँ इसको, माइक्रो एम्पियर अप्रॉक्सीमेट बनाकर, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पर जो मेरा ये आंसर आया आई बी का पहला आंसर मेरा आ चुका है यहाँ पर। ये पहला वाला पॉइंट मैंने किया यहाँ से। अब मैं सेकंड पॉइंट यहाँ से करने वाला हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। इसको 9.09 को हम 9 भी अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। अब हमें यहाँ पर करना आईसी, आईसी कैलकुलेट करना है। तो आईसी का जो फॉर्मूला होगा, आईसी इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, वो कितना होता है, बीटा आई बी होता है, ये तो हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। और बीटा की वैल्यू 100 दी हुई है, और आई बी की वैल्यू हमने निकाली है 9.09 इंटू 10⁻⁻6, और इसको जरा मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, 100 मल्टीप्लाई 9.09, यानी कि 909 माइक्रो एम्पियर,
यानी कि IC की वैल्यू जो आ गई है 909 माइक्रो एम्पियर। जैसे अगर मैं मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूं तो 0.9, 30 इधर शिफ्ट कर लो, 1 2 3, तो कितना बनेगा 0.909 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया मिली एम्पियर। तो मेरा दूसरा आंसर जो आ गया IC कितना आ गया 0.9 मिली एम्पियर में आ गया। कितनी स्मॉल करंट है ना, ये भी देखो वैसे 0.9 मिली एम्पियर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल थी तो ये भी स्मॉल आई है हमारी पर, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगला क्या फाइंड करना है, यहाँ से VC फाइंड करना है। तो VC जब बनाएंगे तो VC तो बहुत सिंपल था, यहाँ से बन जाता है, जरा बनाओ VC थर्ड। कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फाइंड करनी है, कितना हो जाता है VCE इक्वल टू कितना होगा VCC माइनस कितनी इक्वेशन बनेगी ICRC, ठीक है। ICRC हमारी यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ जब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, इस IB को हम क्या कर लेते हैं नेगलेक्ट कर लेते हैं। नेगलेक्ट कैसे करेंगे, IB प्लस IC, IB जो है IC के रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल करंट होती है तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं पर, ठीक है। आई हमारा है नहीं तो आई हम लिखेंगे यहाँ से, वरना IB प्लस IC भी लिख सकते हो, कैसे भी कर लो, माइनर से डिफरेंस आएगा, दोनों तरीके से सही है। नेगलेक्ट करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कहाँ पे हम, कभी तो आप कहीं पर कुछ नेगलेक्ट कर लेते हैं, कभी कुछ कहीं कर लेते हैं, कभी नहीं करते। तो आप भी जैसे चाहें वैसे कर लो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि नेगलेक्ट करना ही है, और ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि नेगलेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर VB नहीं दिया हुआ था मुझे, जब ट्रांजिस्टर का पता ही नहीं कौन सा, तो मैं VB को इसलिए नेगलेक्ट कर लिया यहाँ पर। IB स्मॉल करंट होता है, चाहे तो आप बहुत इनको चाहो तो ऐड कर लेना, ऐड करके जो इक्वेशन बन रही है वो बना लें। देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेंगे, IB प्लस IC इंटू RC प्लस VC के इक्वल होगा VCC। मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो क्या होगा, VCC इक्वल टू IB प्लस IC इंटू RC प्लस VCE। अब ये जो VCE होगा ना, ये VCE होगा VCC माइनस IB प्लस IC इंटू RC। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ IE लिख सकता हूँ, इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ IE लिख सकता हूँ, है ना। IE होता है, I मेरे पास है नहीं, और I जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू IC भी होता है। IB प्लस IC भी मेरे पास दोनों है, तो मैं दोनों के लिख के वैल्यू सॉल्व कर सकता हूँ। इसे थोड़ा ईजी करने के लिए मैंने ये कर लिया, IC इसको IC मान लिया बस। आप जैसे चाहो वैसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। चलो करते हैं इसको। VCC कितना है यहाँ पर 10 माइनस IC की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 0.9 मिली एम्पियर है, 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3 और मल्टीप्लाई RC की वैल्यू कितनी है RC 10 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 10 टू द पावर 3 माइनस का प्लस के कैंसिल होगा और इससे 9 हो गया, 9 में से 10 में जब 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। यानी कि VC जो है देखो मेरा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 1 वोल्ट आ गया। ये क्लियर स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। 1 वोल्ट हो गया यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मानेंगे इसको, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने कहीं नेगलेक्ट कर रखी है, कहीं कुछ कर रखा है, तो इसलिए हम इनको अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ फोर्थ चीज़, यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करना है। इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर S इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा बन जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ, RC अपॉन RC प्लस RB, RC अपॉन RC प्लस RB इसमें बनता है ये वाला। बस इसको सॉल्व कर लो वैल्यू पुट करके। S इक्वल टू कितना है 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन 1 प्लस 100 और RC की वैल्यू कितनी है RC की वैल्यू 10 किलोम में RC भी और RB भी, तो मैं किलोम ले ही नहीं रहा, 10 अपॉन 10 टू द पावर 3 नहीं ले रहा, दोनों सेम है, 10 अपॉन 10 प्लस 100। तो ये कितना हो गया 110 यानी कि 10 अपॉन 110.09 आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से तो 9.09 आ गया। इसमें मैंने ऐड कर दिया +1 तो 10.09 आ गया। ऊपर क्या है 101, वैसे डिवाइड कर दिया मैंने आंसर से तो ये आ गया 10.009, यानी कि अप्रॉक्सीमेट स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आ गया मेरा यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है 10 आ गया, मैंने कहीं गलती कर दी क्या? 10 तो नहीं आना चाहिए इसका स्टेबिलिटी फैक्टर। तो फिर देखें जरा कितना आ रहा है, एक बार फिर से मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना, ये 10 ही है ना। RC तो देखें जरा 10 डिवाइडेड बाय 110 क्या आ गया, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 100 से, ये आ गया। इसमें मैंने क्या कर दिया +1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 10।
ऊपर कितना है 101 और डिवाइडेड बाय मेरा तो 10.009 आ रहा। आप एक बार जरूर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 10.009 को। मैं तो 10 ही मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस वाले में, आंसर इसको जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार आप भी। मैंने ये फॉर्मूला तो गलत नहीं ले लिया, मैं देख लेता हूँ एक बार ही। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्या बनता है इनपुट साइड में? आई बी, आई सी के साथ में आर सी होगा तो आर सी ऊपर आएगा, वन में आर सी प्लस आर बी। हाँ सही है, सही है। वैल्यू तो हमने सही ले रखी है सारी, बीटा भी सही ले रखा है, सही है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन करके, हो सकता है मैंने कहीं क्वेश्चन में कुछ तो। बाकी ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर कोई डाउट होता है ना तो कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फिर आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया है यहाँ पर। ये आपका सर्किट है, इस सर्किट को देखिएगा और यहाँ पर वी बी दिया हुआ है 0.7, तो लेंगे, नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी फैक्टर यानी कि जो मैंने निकाली है वही निकालनी है, आई सी ये रहा और वी सी ये रहा। और स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर भी 10.009 आ रहा है, तो ये भी हमारा सही होगा, वो भी सही है। इसका मतलब 10 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो वही है, सही है, इसमें भी सही है। इसमें 10 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है ना, कलेक्टर टू बेस में। तो करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व और आंसर जरूर मैच कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंसर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये हमारा फिर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ये हमारा एमीटर बायसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का अच्छा एक क्वेश्चन लेना मैं भूल गया, एक ही क्वेश्चन लिया गया है, तो चलो मैं उसी को करके दिखा देता हूँ। ये आंसर भी है यहाँ पर, आंसर हम इनको मैच भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं यही करके यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन में लेना भूल गया इसमें एक्स्ट्रा, तो चलो कोई बात नहीं, इसी को हम ले लेते हैं और इसी को हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो इसमें करना क्या है, फॉर द हमें ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है। ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है मतलब वही फाइंड करना है जो हमें करना होता है, क्या, एक तो आईसी और एक क्या फाइंड करना है, वीसी। तो आईसी और वीसी फाइंड करना है, आईसी और वीसी यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मूले पता होंगे, इसको फॉर्मूले पर बेस्ड आप करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें ज़्यादा इधर उधर की करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इसको स्टार्ट। क्या क्या करना होता है इसमें हमें, इस सर्किट को पहले तो मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करते थे हम, वीटीएच ले लेते थे। वीटीएच हमारा क्या होता था, वही जो वीबी होता था, और जो वीबी होगा वही वीटीएच होगा, और यहाँ पर आरटीएच ले लेते हैं, यानी कि इन दोनों का पैरेलल। तो ये दोनों वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, चलिए यहाँ से इधर भी ले लेता हूँ वरना आएगा नहीं पूरा ये। सॉल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर वीटीएच और आरटीएच फाइंड कर लेते हैं। तो वीटीएच कितना हो जाता है जरा फाइंड करो। वीटीएच क्या होगा, इसके क्रॉस हमें क्या लेना है, इस रेसिस्टेंस R2 में हमें क्या लगाना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना है। वीडीआर कितना होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 और इंटू में क्या हो जाएगा, VCC। तो कितनी वैल्यू बनी वीटीएच की, वीटीएच की वैल्यू बनी R2 कितना 4.7, 4.7 इंटू 10⁻³ अपॉन R1, दोनों वैसे किलो में ही है तो मैं 10⁻³ नहीं ले रहा क्योंकि फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो 4.7 ले रहा हूँ। और ये कितना हो गया 9.1 प्लस 4.7 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया, VCC कितना है 10। जरा इसको सॉल्व करो, कितना है 9.1 प्लस 4.7 13.8 और इसे डिवाइड किसको करना है 4.7 डिवाइडेड बाय आंसर और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे 10 से। तो ये आ गया 3.405, 3.405 के आसपास आ रहा है, यानी कि 3.4 के आसपास इसको मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर VTH कितना हो गया हमारा, VTH इक्वल टू 3.4 वोल्ट मैंने मान लिया है, ठीक है। जो हो गया हमारा VTH हमने फाइंड कर लिया। अब RTH जो फाइंड करना, RTH जरा देखना, RTH क्या होता है, पैरेलल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे आता है ये आपको पता ही है, R1 R2 यानी कि इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 9.1 मल्टीप्लाई 4.7, ठीक है, 42.77 अपॉन
R1 प्लस R2 9.1 प्लस 4.7 क्या गया 13.8, तो यानी कि कितना था 42.77 डिवाइडेड बाय आंसर इक्वल टू कितना आ गया 3.099, यानी कि 3.1 इसको मैं मान लेता हूँ। तो RTH इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 3.099 आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 1 है, तो मैं इसको 1 ही यहाँ पर ले लेता हूँ, कैलकुलेशन करने में मुझे फिर आगे आसानी रहेगी। तो 3.1 ये किलो में, मैंने किलो में ले रखे हैं ना, रेसिस्टेंस सारे किलो में, तो ये भी किलो में आ गया। तो RTH भी फाइंड कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें IB फाइंड करना है। तो जब सर्किट मैंने मॉडिफाई किया तो यहाँ पर मेरा VTH होता है, यहाँ पर मेरा RB हो जाता है, RTH हो जाता है, यहाँ पर IB, और इस तरह से मैं यहाँ पर इस सर्किट में केवल अप्लाई कर लेता हूँ। नहीं पता कैसे मॉडिफाई करते हैं तो एक बार डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा। तो मैं उस मॉडिफाई, अपने दिमाग में मैंने इमेज बना ली कि मॉडिफाई इमेज कैसी होगी इसकी, और उस मॉडिफाई में मैं यहाँ पर KVL अप्लाई कर रहा हूँ इनपुट साइड। तो क्या करा मैंने, अप्लाई KVL, तो कितना बनेगा यहाँ पर जो VTH होगा वोल्टेज, VTH इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे चलेंगे IB इंटू आर टी एच प्लस VBE, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा IE इंटू RE, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद इसमें मैं फाइंड करूंगा वैल्यू। यहाँ इसको मैं क्या ले लूंगा, 1 प्लस बीटा ले लूंगा, आई की जगह पर 1 प्लस बीटा IB ले लूंगा, और यहाँ से कॉमन ले लूंगा। तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ से सीधा मैं IB की इक्वेशन बना रहा हूँ, जो एक्चुअल में आपका फॉर्मूला होता है। हालांकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इससे बता दिया है आपको। कितना होगा, VTH माइनस VBE इधर आ जाएगा। क्या हम VBE नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है VBE, ठीक है। अपॉन यहाँ से क्या बनेगा RTH, तो यहाँ से बन गया, और प्लस 1 प्लस बीटा, यहाँ से क्या बनेगा RE बन गया। वैल्यूज पुट करो। VTH की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, VTH की निकाली सर 3.4 वोल्ट, तो 3.4 ले लिया। नीचे लिखता हूँ, मैं स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। IB इक्वल टू VTH की वैल्यू कितनी है, VTH की वैल्यू है 3.4 वोल्ट है, तो एज इट इज लिख लिया, माइनस VB कितना है 0.7 वोल्ट है, अपॉन RTH की वैल्यू कितनी निकाली 3.1 किलो ओम। तो मैंने नीचे सारे रेसिस्टेंस ही हैं, तो 3.1 टू 10 टू द पावर 3 ले लेता हूँ, प्लस 1 प्लस बीटा, यानी कि बीटा कितना गिवन है, बीटा 100 लिखा हुआ, तो 101 लिख ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर 101, और मल्टीप्लाई RE है 560 है, 580 नहीं है, वो 560 है, ठीक है। 560 लिखेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं जरा, देखो कितना आ रहा है। ऊपर तो आ रहा है 3.4 माइनस के 0.7 इक्वल टू आ रहा है 2.7, यहाँ पर आ गया 2.7, अपॉन नीचे क्या वैल्यू बन रही है मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ, ये है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, ये तो बन गई हमारी। और ये क्या है 101 मल्टीप्लाई 01 कहाँ से, अच्छा बीटा है, इंटू 560 101 मल्टीप्लाई 560 इक्वल टू दिस हो गया, और प्लस जो मेरा आंसर आया था, नहीं रुको एक मिनट, 3.1 इंटू 10 टू द पावर 3, ये तो 3100 हो गया। और ये कितना बनेगा, इसको देख लेते हैं कितना है, 101 मल्टीप्लाई 560, इसमें मैंने प्लस कर दिया 3100, ये वैल्यू बन गई। ये बन गया मेरा 59660। 2.7 को जब मैंने डिवाइड किया 59660 से, तो क्या आंसर बनेगा मेरा 4.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 4.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो क्या बना, IB इक्वल टू 4.525 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसे मैं 6 कर लेता हूँ माइक्रो एम्पेयर में, तो पॉइंट इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 45.25 माइक्रो एम्पेयर। तो ये IB की वैल्यू आ गई, ठीक है। IB आ गया। अब हमें IC निकालना है, तो IC इक्वल टू कितना हो जाता है, बीटा IB, बीटा की वैल्यू कितनी 100 मल्टीप्लाई IB की वैल्यू कितनी है 45.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसको मैंने क्या करा, 45.25 इंटू 100
ये बन गया 4525 और -6 से इसे इधर लाऊंगा तो 4.525 मिली एम्पेयर बन जाएगा। तो आई सी इक्वल टू कितना बना 4.525 मिली एम्पेयर। कैलकुलेशन करके देख लेना आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार ये पहला आंसर हमारा आ गया है, कैलकुलेशन जरूर करके देख लेना। आईसी हाँ देखो यहाँ पर है तो लिखा हुआ 4.525 हमने लिख लिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैच हो गया। अब वीसी फाइंड करना है तो वीसी तो हम इधर ही अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल एट आउटपुट साइड। आउटपुट साइड जरा केवीएल अप्लाई करो, कितना बनेगा वीसीसी में, बस स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं निकालना ना, हाँ ठीक है। वीसीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा आईसी इंटू आरसी, आईसीआरसी प्लस वीसी प्लस आईईआरई से मैं आईसीआरई ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आई को आईसी मान लिया। तो यहाँ पर वीसीई इक्वल टू कितना बना वीसीसी माइनस आईसी कॉमन ले लिया, आरसी प्लस आरई, इसमें वैल्यू पुट कर दो। वीसीई इक्वल टू कितना बना, वीसीसी की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस आईसी की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 4.525 मिली एम्पियर। तो 4.525 इंटू 10 टू द पावर -3 और अंदर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आरसी, आरसी की वैल्यू 1 किलो यानी कि 1000 और आरई 560, तो 1560 हो जाएगा। 1560 मैंने ऐड कर दिए एक साथ दोनों, ठीक है। और ये क्या क्या वैल्यू है देखो जरा, 4.525 इंटू 10 टू द पावर -3 टू 1560, ये वैल्यू बन गई 7.059 और इसको मैंने क्या करा 10 में से जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बना 2.941। तो VCE इक्वल टू कितना बना 2.9, कहीं पर मिस्टेक करी क्या हमने, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या 8.009 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो अलग बन रही है। तो कहाँ पर गड़बड़ी करी जरा चेक करो। VCC इक्वल टू ICRC प्लस VC प्लस ICRE, ठीक है। यहाँ से मैंने IC कॉमन ले लिया, यहाँ से VC इक्वल टू बना VCC माइनस IC कॉमन लिया, RC प्लस RE, RC की वैल्यू तो 1 किलो में प्लस RE यानी कि 1000 हो गया और ये 560 है तो 1560 हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये जो मैंने वैल्यू ली आईसी की वैल्यू आई है 4.525, इसे कैलकुलेशन एक बार करके देख लेते हैं। 1560 मल्टीप्लाई 4.525 और मल्टीप्लाई करा मैंने 10 टू द पावर से -3, 7.059 आ रहा और ये 10 ही है ना, ये 10 ही है। तो ये हमारा सही है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर आई थिंक हो सकता है मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर ली होगी, ये वाला आंसर हो सकता है मैंने गलत लिखा है, इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। मुझे ये वाला गलत लग रहा है, ठीक है। हमारा जो है ये वाला जो है ये वाला गलत है, ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, अपने आंसर को जरूर एक बार मैच कर लिया करें। ये वाला रॉन्ग लग रहा है मुझे, ये वाला देख लेना आप एक बार, ठीक है। 2.9 वोल्ट, एक बार कैलकुलेशन जरूर करके देख लेना। एक बार ऐसा करना चाहिए, मैंने जो यहाँ आईसी मान लिया ना, इसको आई को आप आईबी प्लस आईसी करके देख लेना, ठीक है। आईबी प्लस आईसी, आईबी ये है, आईसी ये है, वैसे भी आई थिंक यही आएगा 2.9 यानी कि 3 के अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें फिर से एमीटर करंट फाइंड करनी है। इसमें एक तो एमीटर करंट फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, कलेक्टर करंट फाइंड करनी है। कलेक्टर करंट फाइंड कर लेंगे इस क्वेश्चन में, और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, यानी कि एमीटर करंट जो है मैं इसमें बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि और नहीं है ना, हाँ और नहीं है, तो एक सेकेंड। हाँ इसमें क्या करना है, इसमें मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसमें मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। या आप पहले बायसिंग का डेरिवेशन देखिएगा पहले इसका, एमीटर बायसिंग जो सबसे लास्ट वाली है। इसमें क्या है, हमें एक तो आई फाइंड करना है, आई कहाँ पर होगा इस वाले रजिस्टर में, और क्या फाइंड करना है, कलेक्टर करंट IC यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा IB होगा, IB होगा यहाँ पर, ठीक है। और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फाइंड करनी है, यानी कि VCE फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर केवल अप्लाई कर लेंगे, किस तरह से, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा IBRB प्लस VBE, VB कहाँ से आया, यहाँ पर है ये VBE, नेगलेक्ट करके 0 मान लेंगे, प्लस IERE, ठीक है। IERE हो गया यहाँ पर। तो हमें इसमें क्या करना है, तो एमीटर करंट फाइंड करना है। तो एमीटर करंट का है हमारा I, तो I चाहो तो यहाँ से कर लो, या वरना यहाँ पर देखो VBE क्या होता है। VBE की अगर मैं बात करूँ
वी बी ई इक्वल टू कितना होता है, वी बी माइनस वी। तो यहाँ से जब मैंने वी ई फाइंड करा तो वी कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी बी ई, ये वैल्यू आ गई। और वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बी की वैल्यू यहाँ पर, वीबी की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे ग्राउंड है, तो वीबी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगी। और ये वीबी भी जीरो है, तो ये जीरो माइनस जीरो, यहाँ वीबी सॉरी जीरो नहीं है, वीबी कितना है, वीबी दिया हुआ नहीं है ना, हाँ दिया हुआ नहीं है, तो जीरो ही कंसिडर कर लेंगे इसको। तो हमारा वी की वैल्यू जो हो जाएगी, वी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वी बना वो बन गया जीरो। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये दोनों, ये जीरो हो जाएगा, ये -10 वोल्ट है, और आर ई की वैल्यू है, तो आई यहाँ से बहुत इजीली निकल जाएगा। और जब आई निकाल लोगे तो आई सी उसके अप्रोक्सीमेट मान के आई सी भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आई यहाँ से इसी तरीके से निकलेगा। फिर वी सी जब निकालोगे तो इधर की साइड केवल अप्लाई कर लोगे तो वी सी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, और होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कैसा आपको वीडियो लगता है। बाकी कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।